हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग का कृष्णा स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार दरोगा के फिजिक्स का क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया था, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आज हम बिहार दरोगा फिजिक्स का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 56 क्वेश्चन हो चुके थे और उसका डिटेल अभी पढ़ना बाकी है, तो चलिए उसके डिटेल को देखते हैं। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुम्बकीय उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा के कम मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह भी विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, बी BTU, सी जूल, डी फोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोन। फोन के बारे में हम लोग टॉपिक देखते हैं, क्या क्या है पॉइंट्स। फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है। फोन जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। फोन ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई या मात्रक होता है। कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक होता है। जूल कार्य व ऊष्मा की मात्रक होता है। BTU ऊष्मा की परंपरागत मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपविशिक वॉयस में P-N संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहती है, बी बढ़ती है, सी घटती है, डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घटती है। इसके पॉइंट है, अपविशिक वॉयस फॉरवर्ड बायस में P-N संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। पश्चविशिक वॉयस में डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में साथ के समय होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है। ऑप्शन ए स्थिर विद्युतिकी के गाउस के नियम का, ऑप्शन बी लेंज के नियम का, सी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का, डी स्थिर कंदबमक के गाउन के नियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का। इसमें का पॉइंट है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का है। नेक्स्ट पॉइंट है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार E बराबर dO/dt। फिर लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने उत्पत्ति के कारणों को विपरीत होती है। गाउस का नियम वह नियम है जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान व्यंबम पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो ऑप्शन ए R1 = 2R2, बी R2 = 2R1, सी ऑप्शन R2 = 3R1, डी ऑप्शन R1 = R2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R2 = 2R1। नोट इसका डिटेल सोल्यूशन के लिए वीडियो देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त पतन उदाहरण है किसका? ऑप्शन ए असमान त्वरण वाली गति का, बी शून्य वेग वाली गति का, सी एक समान वेग वाली गति का, डी एक समान त्वरण वाली गति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक समान त्वरण वाली गति का। मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का लिफ्ट में पिंड के भार में परिवर्तन। पॉइंट है इसका, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर
त्वरित गति में जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। फिर है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसके फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? ऑप्शन ए 5 डिग्री सेल्सियस, बी 6.5 डिग्री सेल्सियस, सी 4.6 डिग्री सेल्सियस, डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। समान ताप पतन दर में पॉइंट है, समान परिस्थितियों में क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। जितने ज़्यादा ऊपर चलते चले जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षोभ मंडल में तापमान की समान पतन दर औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर है। नेक्स्ट, पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है जबकि अल्कोहल पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है जबकि अल्कोहल -114 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। सबसे न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए हीलियम गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, कड़ी में WC बराबर 1 कड़ी में LW। ऑप्शन बी, W बराबर 1/LC। ऑप्शन सी, W बराबर 1 कड़ी में LC। ऑप्शन डी, LW बराबर 1 कड़ी में WC। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, W बराबर 1/LC। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, LCR परिपथ के अनुवाद अवस्था के लिए LC सही नहीं है। जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व L का एक शिरा धारिता C से तथा धारिता से पुनः प्रतिरोध R को श्रेणीक्रम में जोड़ देते हैं, एक संपूर्ण परिपथ का एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार के ORG को LCR परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब प्रेरकत्व धारिता तथा प्रतिरोध को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में जोड़ दिया जाता है तो इस अवस्था में पहला पॉइंट है, प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR तथा धारा के बीच कलांतर शून्य होगा, अतः दोनों समान कला में होंगे। दूसरा पॉइंट है, प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर V तथा धारा से कला में 90 डिग्री आगे होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर VC तथा धारा से कला 90 डिग्री पीछे होगा तो इस प्रकार V और VC के बीच कलांतर 180 डिग्री होगा। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे एवं इनका कुल विभवांतर VL-VR होगा जो कि LCR की परिणामी विभवांतर है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी परिपथ में प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात बराबर होती है तो परिपथ की प्रतिबाधा उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाती है, तब इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी है आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, सी है अधिकतम व न्यूनतम तापमापी, डी है एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहा जाता है। इसका उत्तर है बैरोमीटर के बारे में पहले बताया जा चुका है। एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध है। ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन बी 30 ओम, ऑप्शन सी 10/3 ओम, ऑप्शन डी 20/3 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20/3 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए रमण, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी आइंस्टाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। इसमें पॉइंट हम लोग देखते हैं, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं तथा इस तत्व की खोज न्यूटन ने की थी। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। फिर पॉइंट है, लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। कौन कौन सा प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा और नीला। इसको ट्रिक है इसका याद करने का, लहनी, ल से लाल, ह से हरा, न से नी से नीला। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? लहनी। लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट है, रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का ही उपयोग किया जाता है। पीला, मैजेंटा एवं सियान पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। जिन 2 रंगों के मेल से श्वेत रंग प्राप्त होता है वह पूरक रंग कहलाते हैं। श्वेत वस्तु सभी प्रकार के रंग को परावर्तित कर देती है। काली वस्तु सभी रंग को अवशेषित कर लेती है। कौन सी वस्तु? काली वस्तु। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अंटार्कटिका के बर्फ का रंग सफ़ेद से लाल, काला या हरा या कोई और रंग का हो जाए तो बर्फ पहले के अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में पिघलेगा। सीवी रमन इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया था। सीवी रमन इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया था। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है, सीवी रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय एवं प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। इसको आप लोग याद में रखिएगा। सीवी रमन जो हैं वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय एवं प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इन कणों पर टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश का प्रकीर्णन नीले रंग में अधिकतम और लाल रंग में न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो नीले रंग में अधिक और लाल रंग में कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र एवं आकाश का रंग नीला होता है। समुद्र एवं आकाश का रंग नीला किस कारण होता है? तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग है कौन सी? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ प्रगामी, बी अनुप्रस्थ अप्रगामी, सी अनुदैर्ध्य प्रगामी, डी अनुदैर्ध्य अप्रगामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ प्रगामी। इसमें का पॉइंट है, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ प्रगामी हैं। स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। प्रगामी तरंग प्रोग्रेसिव वेव्स, किसी माध्यम में एक नियत वेग से आगे की ओर बढ़ने वाली तरंग को प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंगों का एक उदाहरण जल की सतह पर उत्पन्न तरंग है महासागरीय लहरें। अप्रगामी तरंग के बारे में देखते हैं, जब किसी बद्ध माध्यम में 2 एक जैसी अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग एक ही चाल से लेकिन विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न हुई नई तरंग जो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती हैं उसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। इसे स्थिर तरंग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए दोगुना हो जाएगा, बी आधा हो जाएगा, सी
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधा हो जाएगा। इसमें का पॉइंट है, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप आधा हो जाएगा। जूल के नियम के अनुसार किसी चालक से उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग, प्रतिरोध तथा समय का समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी फ़ारेनहाइट, डी कैंडेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैंडेला। तापमान की इकाई कैंडेला नहीं है। कैंडेला किसकी इकाई है? तो वो है ज्योति तीव्रता की। कैंडेला प्रकाशीय या ज्योति तीव्रता की मूल इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तापमान की इकाई है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु, ऑप्शन ए पानी में डूब जाएगा, बी पानी में तैरने लगेगा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी में डूब जाएगा। इसमें का पॉइंट हम लोग देखते हैं, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। जिस वस्तु का घनत्व या भार पानी से अधिक होगा वह पानी में डूब जाएगा, लेकिन जिस वस्तु का घनत्व या भार पानी से कम होगा वह पानी में तैरने लगेगा। नेक्स्ट है, सुई पानी में डूब जाता है क्योंकि सुई का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। नाव पानी में तैरता है क्योंकि नाव का घनत्व पानी से कम होता है। अगर प्रश्न आए कि सुई पानी में क्यों तैरता है तो वहाँ उत्तर पृष्ठ तनाव होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ गया कि अगर प्रश्न आएगी सुई पानी में क्यों तैरता है, अगर पूछा तो आप लोग उसको देखिएगा, वहाँ पे पृष्ठ तनाव के कारण सुई पानी में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए सीधा तथा आभासी, बी सीधा तथा वास्तविक, सी उल्टा तथा वास्तविक, डी उल्टा तथा आभासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा तथा आभासी। इसके पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा एवं वस्तु के समान आकार का होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखा होता है। इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व विस्थापन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। दूसरे सतह को रजतित कर दिया जाता है जिस पर सिल्वर, पारा या लेड की परत या लेप चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य तौर पे दर्पण के पीछे की सतह पर चांदी का लेप होता है। सामान्य तौर पे दर्पण के पीछे की सतह पे किसका लेप होता है? तो चांदी का, क्योंकि चांदी प्रकाश का अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। नोट, समतल दर्पण के बारे में पहले जानकारी दिया जा चुका है, पिछली वीडियो में हम लोग ने इसके बारे में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है? ऑप्शन ए स्टील, बी रबर, सी ग्लास, डी स्पंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टील। स्टील के बारे में पॉइंट को देखते हैं। स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला इलास्टिक है। वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर प्रत्यारोपित बल को हटाने से वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। जिस पदार्थ को रूप रेंज करने के लिए जितना अधिक फोर्स लगाना पड़े वह उतना ही अधिक इलास्टिक होता है। स्टील और रबड़ में स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है। यदि किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने का गुण नहीं हो तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक कहा जाता है। ठोस पदार्थ की प्रत्यास्थता अंतर आणविक बल अधिक होने के कारण अधिक होती है। विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है उसे प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? ऑप्शन ए एक्स किरण, बी पराबैंगनी किरणें, सी अवरक्त किरणें, डी दृश्य किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स किरणें। एक्स किरणें तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। विकल्प के अनुसार ऐसे सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरणें की होती है। विकल्प के अनुसार सबसे कम तरंग दैर्घ्य एक्स किरण की है और ऐसे सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो वो है गामा किरण की।
एक्स किरणें एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराया जाता है तो यह एक तरंग उत्पन्न करता है जिसके संचरण की दिशा इन क्षेत्रों के लंबवत होती है। इसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तरंग दैर्घ्य का मान ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है एवं ऊर्जा की आवृत्ति का मान घटता है। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, दीर्घ रेडियो तरंग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति एवं बढ़ते क्रम में ऊर्जा, घटते क्रम में। प्रमुख तरंग एवं उनके खोजकर्ता एवं उनका प्रयोग। गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकुरल। गामा किरणों की खोज हेनरी बैकुरल और उसका प्रयोग रेडियो थेरेपी, नसबंदी, कीटाणु शोधन में किया जाता है। एक्स किरणों की खोज रॉन्जन ने किया था और इसका प्रयोग चिकित्सा एवं उद्योग के क्षेत्र में किया जाता है। पराबैंगनी किरणें की खोज रीटर ने किया था और इसका उपयोग चिकित्सा और दंत चिकित्सा में बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दृश्य किरणें की खोज न्यूटन ने किया था और इसका प्रयोग इसी के कारण किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। और रक्त किरणें की खोज हर्शल ने किया था और इसका प्रयोग फोटोग्राफी करने में, सिकाई करने में किया जाता है। नेक्स्ट है लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्टेज ने किया था और इसका प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन इत्यादि में किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था और इसका प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 74। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन ए व्यतिकरण, बी ध्रुवीकरण, सी अपवर्तन, डी परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवीकरण। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर ध्रुवीकरण घटना पर आधारित है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग है। जब प्रकाश तरंग का संचरण किसी खास तल में होता है तो इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यह घटना ध्रुवण कहलाती है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए गति जड़त्व, बी विराम जड़त्व, सी न्यूटन का दूसरा नियम, डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति जड़त्व। इसमें का पॉइंट है चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना गति के जड़त्व का उदाहरण है। गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना विराम की जड़त्व का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। जड़त्व के नियम के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। जड़त्व इक्वल टू द्रव्यमान। इसमें का फिर पॉइंट है वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व का मान होता है। जड़त्व का नियम ही न्यूटन का प्रथम गति नियम है। जड़त्व का नियम ही न्यूटन का प्रथम गति नियम है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए परितारिका, बी कार्निया, सी रेटिना या दृष्टिपटल, डी पुतली। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। इसमें का पॉइंट है मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के सबसे भीतरी पारदर्शी झिल्ली को रेटिना कहते हैं। रेटिना के आँख के पीछे वाला भाग होता है। रेटिना दृष्टि सिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों, रूप, रंग और आकार की अनुभूति मस्तिष्क को कराती है। कार्निया नेत्र के बाहर भाग पर श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे होकर प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। किसके द्वारा प्रकाश आँख में प्रवेश करता है? तो वो है कार्निया। नेत्रदान में कार्निया का ही उपयोग किया जाता है। जब कोई नेत्रदान अपना करता है तो उसमें कार्निया का उपयोग किया जाता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितालिका आइरिस कहते हैं। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण परितारिका आइरिस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ची
स्मॉल जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान ऑप्शन ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी 45 डिग्री के अक्षांश पे घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बढ़ता है। इसमें का पॉइंट है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान बढ़ता है, ध्रुव के मध्य रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। गणना करने पर जी का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार संक्षिप्तीकरण है। ऑप्शन ए स्मॉल नेविगेशन और रैंडम का, बी स्काई नेविगेशन और रेंजिंग का, सी सन न्यूक्लियर जेनिंग का, डी साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। सोनार संक्षिप्तीकरण है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। सोनार में ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। पानी में या समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। पानी में या समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ए शक्ति का, बी ईंधन खपत का, सी बल का, डी दूरी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। ऑडोमीटर द्वारा गाड़ी के पहिए तय की गई दूरी मापा जाता है। ऑडियोमीटर का उपयोग सुनने में सहायक होता है। स्पीडोमीटर का गाड़ी की तछड़िक चाल ज्ञात किया जाता है। अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई का पता किया जाता है। क्रोनोमीटर से जलयान पर समय का पता किया जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति मापी जाती है। कपास बॉक्स से उत्तर दक्षिण दिशा मापी जाती है। साइक्लोट्रॉन से आवेशित कणों या इलेक्ट्रॉनों को द्रवित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए विवर्तन, बी व्यतिकरण, सी ध्रुवन, डी विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यतिकरण। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण व्यतिकरण है। जब समान आवृत्ति की दो क्रमशः तरंगें जो मूलतः एक ही दिशा स्रोत में आ रही हैं एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम थॉमस यंग ने बताया था। प्रकाश का अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों द्वारा मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की घटना का प्रेक्षण सर्वप्रथम ग्रिमाल्डी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ की धारा नियम संरक्षण पर आधारित है जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम संरक्षण पर आधारित है। किसके पे? ऑप्शन ए द्रव्यमान और आवेश पे, बी ऊर्जा और आवेश पे, सी आवेश और द्रव्यमान पे, डी आवेश और ऊर्जा पे। तो इसका राइट आंसर रहेगा आवेश और ऊर्जा पे। किरचॉफ की धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम, तो चलिए हम लोग किरचॉफ का पहला नियम देखते हैं। पहला है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी आकार रहित ठोस, डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लाज्मा। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्रदीप्त लैंप कम दबाव वाली मरकरी वेपर को आयनिक करने
करके पराबैंगनी विकिरण का उत्पादन करते हैं। नलिकाओं के अंदर एक फास्फोरसेंट परत पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है और इसे दृश्यमान प्रकाश में परिवर्तित करती है। पराबैंगनी विकिरण एक्स रे और दृश्यमान प्रकाश के बीच का विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगी ए प्रसारित, बी संकुचित, सी यथास्थिति में, डी पहले प्रसारित होगी फिर संकुचित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संकुचित। इसमें का पॉइंट है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग के सभी में धारा समान दिशा में बहने के कारण स्प्रिंग संकुचित हो जाती है। स्प्रिंग के संकुचित होने से स्प्रिंग की लंबाई घट जाती है। इस विधि का उपयोग भार को उठाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा ए आधा, बी 2 गुना, सी 4 गुना, डी 1/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/4। नोट डिटेल के लिए सॉल्यूशन वीडियो देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है? ऑप्शन ए कैलोरी, बी डेसिबल, सी एम्पियर, डी वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिबल। डेसिबल एक ध्वनि इकाई है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की अन्य इकाई निम्न है शोन और फोन। ऊष्मा मापने की इकाई कैलोरी है। विद्युत धारा की मापने की इकाई एम्पियर है। विद्युत विभव को मापने की इकाई वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, सितारों के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन ए सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, बी धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, सी पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का विखराव, डी बादलों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन सितारों के टिमटिमाने का कारण है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट, इस टॉपिक पर पहले ही चर्चा किया जा चुका है। पिछले वीडियो में हम लोग ने इसके बारे में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी घटती है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अधातु का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर घटता है। तापमान के बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? ए लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, बी इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिणाम समान रहता है, इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका परिणाम समान रहता है। इसके पॉइंट है, प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम समान रहता है। यह कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी एक विद्युत धारा है जो नियमित रूप से दिशा उलटती है और समय के साथ अपना मान लगातार बदलती रहती है। एसी डायरेक्ट करंट डीसी से अलग है। एसी डायरेक्ट करंट डीसी से अलग है जो केवल एक ही दिशा में यात्रा करता है। प्रत्यावर्ती धारा का लाभ, यह डीसी डायरेक्ट करंट की तुलना में कम महंगा है। इसे उत्पन्न करना आसान और सस्ता है। ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की हानि कम होती है। इसका वोल्टेज बदलना अपेक्षाकृत सस्ता और आसान है। लंबी दूरी तक इसे प्रसारित किया जा सकता है। इसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किया जा सकता है। एसी को आसानी से डीसी में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आसानी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तन, डी ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन अपवर्तन के कारण है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट, अपवर्तन के बारे में पहले बताया जा चुका है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 जब बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन ए 9k, बी k/9, सी
3 k/3। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी k/9। नोट डिटेल जानकारी के लिए सॉल्यूशन वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी बाइफोकल लेंस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया में लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। मायोपिया में निकटस्थ वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की स्पष्ट नहीं दिखती हैं। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, इसके बारे में पॉइंट को देखते हैं। इसमें लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता बीमारी दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर जरा दृष्टि दोष, वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु स्पष्ट देख पाता है। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकत्व पदार्थ। ऑप्शन ए चुंबक के क्षीण बल द्वारा विकर्षित होते हैं, बी चुंबक के प्रबल बल के द्वारा विकर्षित होते हैं, सी चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, डी चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर क्षीण या कमजोर बल द्वारा आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल Al NaO2। नेक्स्ट है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कम शक्तिशाली चुंबक द्वारा भी अधिक आकर्षित होते हैं। FeCO एवं Ni लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? ऑप्शन ए नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, बी पराबैंगनी विकिरणों को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है, सी पराबैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडली द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं, डी अन्य रंगों के प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। इसके पॉइंट है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धल और अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इन कणों पर टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज सीवी रमन ने किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण, सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है, गहरे समुद्र का रंग नीला या हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है परितारिका द्वारा, बी कार्निया द्वारा, सी रेटिना द्वारा, डी लेंस द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परितारिका द्वारा। इसके पॉइंट है, मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका करती है। परितारिका एक गहरा पेशीय मध्य पट होता है। यह आँखों का रंगीन हिस्सा होता है। आँखों का रंग परितारिका के रंग से होता है। परितारिका पुतली के आकार और आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली परितारिका से घिरा एक छोटा सा रिक्त स्थान होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। नेत्रदान में आँख के कर्निया भाग को दान में दिया जाता है। नोट, नेत्र के बारे में पहले चर्चा किया जा चुका है, पिछली वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है। ऑप्शन ए आधा, बी 1/3 भाग, सी 1/4 भाग, डी 1/6 भाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/6 भाग।
किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान बदलने से नहीं बदलता है, जबकि वस्तु का भार स्थान बदलने से बदल जाता है। वस्तु का भार यह एक तरह का बल होता है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वह उस वस्तु का भार होता है। भार एक तरह का बल होता है। बल की तरह ही भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार W बराबर mg, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण। चूँकि वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, अतः वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर वस्तु का भार घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, अतः किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल G का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 9.99 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर kg-2 बी है 6.67 इंटू 10⁻9 m सेकेंड माइनस स्क्वायर। फिर ऑप्शन सी है 9.8 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर। डी है 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर kg स्क्वायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर kg स्क्वायर। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, जबकि बड़ी जी कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। जी का सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक कहा जाता है। इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। जी की गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसका मान स्थान के साथ बदलता है, स्मॉल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी फॉरेनहाइट, डी लेइडेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। नोट, इस टॉपिक के ऊपर पहले ही डिटेल में चर्चा किया जा चुका है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा, बी फ्लेमिंग का वार्म हस्त नियम द्वारा, सी एम्पियर के नियम द्वारा, डी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के पॉइंट है, अगर दाहिने हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा उंगली के एक दूसरे के लंबवत फैलाए जाए तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। फ्लेमिंग का वार्म हस्त नियम पॉइंट है, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस तरफ फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हों। अब तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में रखें। ऐसा करने पर अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को दर्शाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंतर। पॉइंट है, बाएं हाथ का नियम मोटरों पर लागू होता है, दाएं हाथ का नियम जनरेटर पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा ऑप्शन ए 1 से कम होता है, बी 1 के बराबर होता है, सी 1 से ज़्यादा होता है, डी 1 के बराबर या कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 के बराबर या कम होता है। चूँकि विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर अथवा इससे कम होता है, यह कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है। दूरी बराबर विस्थापन, अतः विस्थापन और दूरी का अनुपात हमेशा 1 से कम या उसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। ऑप्शन ए दृष्टिपटल द्वारा, बी पश्चमाभि पेशियों द्वारा, सी पुतली द्वारा, डी परितारिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चमाभि पेशियों द्वारा। हमारी आँख का लेंस रेशेदार जेली जैसा होता है, जिसकी वक्रता को कुछ सीमा तक पश्चमाभि पेशियों से बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता नहीं होती, बी परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होता, सी परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना अधिक हल्का होता है, डी परवलय दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में अधिक हल्का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। ऑप्शन ए चाल, बी वेग, सी संवेग, डी त्वरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चाल। जब कोई पिंड स्थिर गति में वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर होती है जबकि गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए वेग लगातार बदलता रहता है। वेग बदलने कारण संवेग भी बदलता है एवं त्वरण भी बदलता है। अतः समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। टॉपिक गति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती हैं। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, बी अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, सी अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों के रूप में, डी केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। पॉइंट है, वायु की ध्वनि तरंगें केवल अनुदैर्घ्य होती हैं। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक एवं गैस में सबसे कम होती है। ध्वनि की गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि तरंग आगे नहीं बढ़ सकती। चंद्रमा पर मनुष्य एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि चंद्रमा पर निर्वात जैसा स्थिति होता है, अर्थात यह माध्यम की अनुपस्थिति होता है। टॉपिक है ध्वनि। नोट, ध्वनि एवं प्रकाश को आपस में रिलेट करके पढ़ना है। प्रकाश अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। पॉइंट है, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। फिर है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ऑप्शन ए स्टील में, बी पानी में, सी दूध में, डी हवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टील में। ध्वनि एवं यांत्रिक तरंग है जिससे यात्रा करने के लिए यह माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस माध्यम में कण बारीकी से पैक किए जाते हैं, इसलिए घनत्व अधिक है। एक अणु से दूसरे अणु तक सूचना ठोस माध्यम में तेजी से पहुंचती है। ध्वनि की वेग ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर यह तरल में होती है और यह गैसों में सबसे धीमी होती है। ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश की वेग अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से बादल फटने पर चमक पहले दिखाई देता है जबकि आवाज़ बाद में सुनाई देता है? क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि की अपेक्षा ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। ए बल, बी त्वरण, सी संवेग, डी चाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाल। दूरी समय के ग्राफ में रेखा की ढाल वस्तु की गति के बराबर होता है। ग्राफ की ढलान की गणना करके गति की गणना की जा सकती है। अगर दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा में है तो गति एक समान होगी। गति और दूरी अदिश राशियाँ हैं जबकि विस्थापन एवं वेग सदिश राशियाँ होता है। तो आप लोग ग्राफ को देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए पूर्ण ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदली जा सकती है, बी किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, सी कुछ ऊष्मा इंजन जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में काम कर रहे हैं की दक्षता 100% हो सकती है, डी एक रेफ्रिजरेटर तापमान पर को परम शून्य ताप पर कम कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊष्मा ऊर्जा का कार्य में पूर्ण रूपांतरण नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ ऊर्जा हानि होती रहती है, अर्थात किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। यदि खोई हुई ऊर्जा को कार्य नहीं कर सकती, यदि खोई ऊर्जा जो कार्य नहीं कर सकती एंट्रोपी कहलाती है। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम कहता है कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है, अर्थात ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनामिक्स भौतिकी का एक अभिन्न अंग है। थर्मोडायनामिक्स का अध्ययन ऊष्मा परिवर्तन, तापमान, कार्य और ऊर्जा जैसे अन्य कारकों के साथ ऊष्मा के संबंध से संबंधित है। समान अर्थ में ऊष्मा गतिकी ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान और एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण है। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम केवल एक ही बात कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम संरक्षण का नियम है। थर्मोडायनेमिक्स का नियम
शून्यवां नियम तापमान की संकल्पना। पहला नियम आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना, दूसरा नियम एंट्रोपी की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी वस्तु पर होगा। ए वृत्ताकार पथ से लंबवत एवं वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर, बी उस वस्तु के वृत्ताकार पथ के स्वस्पर्शी रेखा के अनुदिश, सी वृत्ताकार पथ के धरातल के लंबवत, डी वृत्ताकार पथ के अनुदिश उसके केंद्र की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। जब यह गोलाकार गति करती होती है तो स्पर्श रेखा वेग की दिशा हमेशा वस्तु पर बिंदु के साथ चरण में होती है, जो वास्तव में स्पर्श रेखा होती है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर पर एक स्पर्श रेखा को अनुदिश चलेगा। फिगर आप लोग देख लीजिएगा ग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है। ऑप्शन ए 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, बी है 20 के हर्ट्ज से 200 के हर्ट्ज, सी है 20 हर्ट्ज से 200 के हर्ट्ज, डी है 200 के हर्ट्ज से 300 के हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंग होती है। श्रव्य तरंगे, जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अवश्रव्य तरंगे, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंग चलती हैं, यह अवश्रव्य तरंगे हैं। हमारे हृदय की धड़कनों की आवृत्ति भी अवश्रव्य तरंगों के समान होती है। पराश्रव्य तरंगे, 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। मनुष्यों के कान इसे नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की गीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न किया जा सकता है। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण ये अपने साथ बहुत ऊर्जा ले जाती हैं। साथ ही इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होने के कारण वे एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इन गुणों के कारण इन तरंगों के अनेक लाभदायक उपयोग हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुमान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों के कालिक हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में। फिर नेक्स्ट है, समुद्र गहराई पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। सोनार एक ऐसी तकनीक है जो पानी की सतह पर या उसके नीचे नेविगेट करने, दूरियां मापने, संचार करने या वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि प्रसार का उपयोग करती है। इसमें ध्वनि तरंग इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो वस्तुओं की उपस्थिति, स्थिति, आकार और गति का पता लगाने के लिए रेडियो तरंग का उपयोग करता है। राडार रेडियो इको ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दृष्टि के विकास के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। ऑप्शन ए 10 सेमी पर, बी 15 सेमी पर, सी 20 सेमी पर, डी 25 सेमी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 सेमी पे। हमें जिस वस्तु को देखने की आवश्यकता है उसके अनुसार आँख की फोकस दूरी बदल जाती है। यह सिलियारी मांसपेशियां द्वारा किया जाता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुओं को बिना खिंचाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसे आँख का निकट बिंदु भी कहा जाता है। सामान्य के लिए निकट बिंदु 25 सेमी होता है। वह सबसे दूरस्थ बिंदु जहां तक आँख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है आँख का दूरस्थ बिंदु कहलाता है। यह एक समान आँख के लिए अनंत है। आँख की बीमारी, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया में लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। मायोपिया में निकट से वस्तुओं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की स्पष्ट नहीं दिखती है। अवतल लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है।
हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष, इसमें लेंस की वक्रता, त्रिज्याएं या फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता बीमारी दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर है जरा दृष्टि दोष, वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु को और न ही निकट को ही इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। ऑप्शन ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम द्वारा, बी न्यूटन की गति के द्वितीय नियम द्वारा, सी न्यूटन की गति के तृतीय नियम द्वारा, डी न्यूटन की गति के चतुर्थ नियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम द्वारा। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। अर्थात न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल एवं त्वरण के बीच संबंध पता चलता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम गैलीलियो की जड़त्व का नियम का ही विस्तार है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। न्यूटन के पहले गति के नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक या फार्मूला प्राप्त होता है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम से बल की प्रकृति पता चलता है। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। न्यूटन का पहला गति नियम ही जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यदि वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, यदि वस्तु महत्व विराम में रहना चाहेगा। आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ये एक महान वैज्ञानिक थे। न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड के लिंकनशायर में हुआ था। वे एक गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक थे। न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। न्यूटन की गति का नियम दिया था। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए जूल, बी कूलाम, सी वॉट, डी वोल्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वॉट। टॉपिक है भौतिक राशि एवं उनके इकाई, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट, किलोवाट, मेगावाट इत्यादि है। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर भी शक्ति को मापने का मात्रक है। बड़े बड़े विद्युत यंत्र का शक्ति हॉर्स पावर में ही मापा जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं। ए प्रकाश के प्रकीर्णन, बी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, डी परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टॉपिक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं उनके उदाहरण। प्रकाश तंतु, इसके पॉइंट है, यह एक ऐसी युक्ति है जिनके द्वारा प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन किए पहुंचाया जाता है। प्रकाशित तंतु ऊर्जा की हानि के बिना सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। यह ग्लास और प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला तंतु होता है। नोट, ऑप्शन में दिए गए सभी कॉन्सेप्ट पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेमी, घनत्व 8.9 gm/cm क्यू हो तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। ऑप्शन ए 345.993, ऑप्शन बी 343.59, सी 353.49, डी 345.39। तो इसका राइट आंसर होगा 345.39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल उबलता है। ए समुद्र के तल से कम ताप पर, समुद्र के तल से अधिक ताप पर, सी समुद्र के तल से बराबर ताप पर, डी पहाड़ों पर जल नहीं उबलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्र के तल से कम ताप पर। टॉपिक पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, प्रश्न क्वथनांक एवं तापक्रम के
तापक्रम में संबंध। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा और वायुमंडलीय दाब घटने पर क्वथनांक घटेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान घटता है, अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्वथनांक भी घटेगा। अतः पहाड़ों पर जल समुद्र के तल से कम तापमान पर उबलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना बनाने में परेशानी क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ों पर पानी के क्वथनांक का मान घट जाता है, जिससे पानी जल्दी उबलने लगता है एवं भोजन को पकने में पर्याप्त समय नहीं मिलता है। तो इसका पॉइंट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? प्रेशर कुकर में ढक्कन के कारण दाब बढ़ने से पानी के क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, अर्थात पानी देर से उबलता है, जिससे भोजन को पकने का पर्याप्त समय मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की सतह पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा बढ़ती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर रहती है। टॉपिक गुरुत्वाकर्षण प्लस ऊर्जा के प्रकार। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की कुल ऊर्जा समान स्थिर रहती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम से भी प्रमाणित होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परावर्तित किया जा सकता है। किसी पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा समय के साथ स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड इंटू ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रही है, तो एक पिंड x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रही है, तो x/2 की ऊंचाई तक गिरने के बाद उसमें क्या होगा? ऑप्शन ए केवल स्थितिज ऊर्जा, बी आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा, सी कम विभव और अधिक गतिज ऊर्जा, डी केवल गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी प्लैनीमीटर, डी रोटामीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लैनीमीटर। नेक्स्ट है, टॉपिक है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके प्रयोग। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा पवन की गति, वेग, दिशा, तीव्रता मापा जाता है। रोटामीटर एक ऐसा उपकरण है जो एक बंद ट्यूब में द्रव के आयतन प्रवाह दर, तरल पदार्थ को वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर को मापता है। एक रोटामीटर का उपयोग तरल पदार्थों को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए घनत्व, बी घूर्णी ऊर्जा, सी श्यानता और डी प्रवाह की दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवाह की दर। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर